हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ इंजीनियर अरविंद ठाकुर। देखो जी, मैं वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ आजकल, उसका भी वीडियो बन रहा है, बट बीच में अभी स्टूडेंट्स का बहुत डिमांड है कि डीएनए ब्लॉक पे एक वीडियो बने, क्योंकि डीएनए ब्लॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एज रिगार्ड बोर्ड एग्जाम इज़ कंसर्न। अगर 12th बोर्ड की बात करते हो तो डीएनए ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंस है। डीएनए ब्लॉक 5 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 12th बोर्ड एग्जाम में, और इंट्रेंस एग्जाम में भी उसका जेईई मेन में, नीट में, एडवांस में हर जगह काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। हालांकि डीएनए ब्लॉक नीट और दूसरे एग्जाम्स जो होता है उस सब में, या जेईई मेन है या एडवांस है, उस सब जगह पे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ आता है, मीन्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट होकर के आता है। बट बोर्ड एग्जाम में तो कंप्लीट अकेले आता है, मतलब एक्सक्लूसिवली। तो डीएनए ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें समझने वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप सबको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि इसमें भी बहुत कुछ समझने वाला है। कई सारा ऐसा कॉन्सेप्चुअल है जिसको अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट, तो आप बहुत सारे इन्फॉर्मेटिक्स चीज़ को आप मेमोराइज कर सकते हो, उसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको बहुत सारे डेटा को याद रखना पड़ता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन अगर उस सब इन्फॉर्मेशन को अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो याद रखना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए ब्लॉक। डीएनए ब्लॉक में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स का स्टडी करेंगे एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स का स्टडी करेंगे, दोनों का। लेकिन पहले शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है? पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो देखो जी, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है अभी हमारे यूनिवर्स में, जितने भी एलिमेंट्स है, वो नेचुरल एलिमेंट्स हो या मैन मेड हो, ऑल एलिमेंट्स का स्टडी करने के लिए और स्टडी को इजी करने के लिए उसको हम लोग पीटी एक बनाए हुए हैं। पीटी बनाकर मीन्स पीरियोडिक टेबल बनाए हुए हैं, जहाँ पे एलिमेंट का स्टडी करते हैं मीन्स कलेक्टिवली। अब उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सबको उसमें अरेंज करके रखे हुए हैं हम लोग। अब उस अरेंजमेंट को ईजिली समझने के लिए उस पूरे एलिमेंट्स को, जो पीटी में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उस सबको 4 हम लोग ब्लॉक में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मीन्स पीटी में जितने भी एलिमेंट्स है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक्स है जिसमें हम लोग सभी एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं। इसी 4 ब्लॉक्स में ऑल एलिमेंट्स को डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब इसमें पॉइंट ये है कि ब्लॉक का जो डिवीज़न हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, मीन्स कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में रहेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो इसका डिसीजन हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबसेल में जाता है, मीन्स अब मैं पता है तुम सबको कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग मानते हैं कि वो सेल में रहता है, सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। तो इस तरह से अरेंजमेंट हम लोग मानते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर करता है, एस ऑर्बिटल में इंटर करता है, तो बोलेंगे कि वह एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, मीन्स वह एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा। मीन्स if last electron of an element or atom, element बोलो या atom बोलो, if last electron of an atom enters in a subcell, then element belongs to S block. Similarly, if last electron of an atom enters in P subcell, then elements belong to P block. उसी तरीका से if last electron of an element or atom enters in D subcell or D orbital, D subcell and D orbital में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे एटम का D सबसेल और D ऑर्बिटल में इंटर करता है, तो बोलेंगे एलिमेंट बिलोंग्स टू D ब्लॉक। उस सभी एलिमेंट्स को हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर करता है तो उसको बोलेंगे कि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इसी बेसिस पे हम लोगों ने एलिमेंट को डिवाइड किया है। तो हम लोग जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पढ़ने जा रहे हैं
वो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है, इसलिए उस सबको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन हुआ? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल और डी ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो उसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, ये आउटर मोस्ट मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर मोस्ट सेल जो हमारा है, उस आउटर मोस्ट सेल का एज सबसेल, आउटर मोस्ट सेल का एज सबसेल में इलेक्ट्रॉन 1 से 2 रहता है। मीन्स मैक्सिमम केसेस में 2 रहता है, बट किसी किसी में 1 भी रहता है। 1 क्यों रहता है उसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी इतना क्लियर है कि आउटर मोस्ट सेल के एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आउटर मोस्ट सेल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं आउटर मोस्ट सेल को। तो आउटर मोस्ट सेल के एज सबसेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस आउटर मोस्ट सेल को अल्टीमेट सेल भी बोला जाता है। और आउटर मोस्ट सेल से जस्ट पहले वाला जो सेल है, जो n-1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये n-1 सेल के डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 10 तक रह सकता है। मीन्स हमारे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल जो रहता है उसके एज सबसेल में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 रहता है। ऐसे भी एज सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है। तो मैक्सिमम कई बार उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी रहता है स्टेबिलिटी के वजह से, और कई बार 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है। लेकिन उस आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाला जो सेल है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड आउटर मोस्ट सेल और पेनल्टीमेट सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फिल होता है, 1 से लेकर 10 तक रह सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे आप सब देखो, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन राइट कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s। आप अगर एनर्जी की बात करोगे तो 3d और 4s में 3d एंड 4s में हायर एनर्जी, 4s में 3d एंड 4s में हायर एनर्जी किसका होगा? तो ऑर्बिटल और सबसेल की एनर्जी देखने का क्या तरीका है? n+l रूल है। n+l रूल डिसाइड करता है किसका एनर्जी ज़्यादा होगा। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 3d का n कितना होगा? 3, और d सबसेल का l होता है 2, दोनों का सम हो गया 5, n+l वैल्यू। यहाँ पे 4s में n का वैल्यू क्या होगा? 4, s का l कितना होता है? 0, दोनों का सम करोगे n+l कितना हो जाएगा? 4। तो रूल के मुताबिक जिसके n+l के वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। तो 4s और 3d में एनर्जी ज़्यादा किसका हुआ? 3d का। अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिस सबसेल का एनर्जी लोअर होगा वो पहले फिल्ड होगा, और वो जब फिल हो जाएगा पूरी तरह से तब हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। इसलिए उस रूल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, जब 4s फिल्ड हो जाएगा तब 3d में जाएगा। बट 3d को लिखेंगे 4s से पहले, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन यह है कि यहाँ पे 4s हमारा सेल नंबर 4 का सबसेल है और 3d सेल नंबर 3 का सबसेल है। तो सेल नंबर 4 और सेल नंबर 3 में आउटर सेल कौन हुआ? सबसे ज़्यादा बाहरी सेल कौन हुआ? तो 4 हुआ, क्योंकि पहले न्यूक्लियस से आगे बढ़ोगे तो पहले वो सेल 1 मिलेगा, फिर सेल 2 मिलेगा, फिर सेल 3 मिलेगा, फिर सेल 4 मिलेगा। तो विच सेल इज आउटर सेल? तो सेल नंबर 4 इज आउटर देन सेल नंबर 3। तो आउटर सेल के सबसेल को आउटर में लिखते हैं, इसलिए 4s को बाद में लिखेंगे, 3d को पहले लिखेंगे। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, 4s जब फुल हो जाएगा तब 3d में जाएगा। बट वी फर्स्ट राइट 3d बिफोर 4s बिकॉज 3d इज द सबसेल ऑफ सेल नंबर 3 while 4s इज द सबसेल ऑफ सेल नंबर 4। ओके, तो चलिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ स्कैंडियम में? 2, 4, 6, 10, 12, 18।
18, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s में, तो 4s में 2 डाल दिया। ऐसे भी s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो किस में जाएगा 3d में। तो आप देखो इससे कंपेयर करो, आउटर मोस्ट सेल n है, जो यहाँ पे कौन है 4 है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, और जब 4s में इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसके बाद d में जाता है, तो यहाँ पे स्कैंडियम में d में 1 हो गया। इसी तरह से स्कैंडियम के बाद टिटेनियम का लिखिएगा तो d में 2 हो जाएगा, और इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो मैं यह तो बता रहा हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीक़ा से क्यों होता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं एक और बात बता दूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो डी ऑर्बिटल्स रहता है, इनर डी ऑर्बिटल्स, या जो हमारे सेकेंड आउटर मोस्ट सेल का डी ऑर्बिटल है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 10 तक हो सकता है। हाँ, जिसके पास 10 होगा उसका कम्प्लीटली फिल्ड होगा, बट अगर जिसका भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस भी एटम के डी सबसेल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है, सबका डी ऑर्बिटल क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं वो मैं बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं तुम सबको टाइप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जितने भी हमारे दुनिया में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उस सबको 4 टाइप में, 4 सीरीज में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। मैं उसी को बताने जा रहा हूं, टाइप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा टाइप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सीरीज और 3D सीरीज। इस 3D सीरीज में होता क्या है, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं उनका 3D सबसेल फिल होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन उनके 3D ऑर्बिटल में जाता है, 3D सबसेल में जाता है। जैसे हमारा 3D सीरीज में शुरू होता है, फर्स्ट मेंबर है स्कैंडियम और लास्ट मेंबर इसका जिंक है। स्कैंडियम के डी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे आउटर मोस्ट स्कैंडियम का, तो 3d1 4s2 होगा। तो 4s2 तो सब में एक ही जैसा है, केवल एक्सेप्शनल होगा क्रोमियम और कॉपर का, बाद बाकी सब तो सेम है। तो यहाँ पे 3d1 3d2 3d3 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। मीन्स जो हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन इंटर करता है डी सबसेल में। जैसे यहाँ पे स्कैंडियम में 3d1, टिटेनियम में 3d2, वैनाइडियम में 3d3, क्रोमियम में 3d4, मैग्नीज में 3d5, आयरन में 3d6, कोबाल्ट में 3d7, निकेल में 3d8, कॉपर में 3d9, जिंक में 3d10। इस तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल होता है। लेकिन इस 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इसमें 2 के पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक क्रोमियम दूसरा कॉपर। क्रोमियम में रूल के मुताबिक 3d4 4s2 होना चाहिए, क्योंकि स्कैंडियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, टिटेनियम में 2 है, वैनेडियम में 3 है, तो क्रोमियम में 4 होना चाहिए। बट क्रोमियम अपने स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए अपने 4s के 1 इलेक्ट्रॉन को 3D में शिफ्ट कर देता है। अपने 4s के 1 इलेक्ट्रॉन को 3D में शिफ्ट कर देता है, मीन्स 3d5 और 4s1 कर लेता है। ऐसा करने से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। मीन्स क्रोमियम के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। अब स्टेबल कैसे होता है यह, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी सबसेल अगर फुलफिल्ड है, अगर सबसेल फुलफिल्ड है तो मोर स्टेबल है, सबसेल अगर हाफ फिल्ड है तब भी मोर स्टेबल है। तो हमारे एस के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पी के पास मैक्सिमम 6, डी के पास मैक्सिमम 10 और एफ के पास मैक्सिमम 14। अगर एस सबसेल में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14 है तो ये फुलफिल्ड है और ये मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल फुलफिल्ड है इस वजह से। लेकिन अगर इस सभी सबसेल में अगर हाफ मीन्स सभी सबसेल अगर हाफ फिल्ड होगा तब भी मोर स्टेबल होगा। मीन्स फुलफिल्ड सबसेल एंड हाफ फिल्ड सबसेल आर मोर स्टेबल। ऐसा क्यों होता है, सब कुछ हम लोग
एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो मेरा देखोगे तो वहाँ क्लियर आपको आंसर मिलेगा कि व्हाई फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। बट फिलहाल यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर फुलफिल्ड होगा तो मोर स्टेबल होगा और हाफ फिल्ड होगा तो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, डी हमारा 4s तो फुलफिल्ड है क्रोमियम का, बट डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में मैक्सिमम 10 रहता है, तो डी में अगर 5 रहेगा तो डी सबसेल हाफ फिल्ड हो जाएगा, और जब डी सबसेल हाफ फिल्ड हो जाएगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो क्रोमियम अपने स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए अपने 4s के 1 इलेक्ट्रॉन को 3d में ट्रांसफर कर देता है। ऐसा करने से 3d हाफ फिल्ड हो गया, 3d 5 हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, और 4s पहले फुलफिल्ड था तब भी स्टेबल था, और यहाँ पे 4s 1 हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, तब भी स्टेबल रह गया। ऐसा करने से क्रोमियम के पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो क्रोमियम ऐसा करता है, मीन्स क्रोमियम हैज़ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल्स। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के मोर स्टेबल होने की वजह से क्रोमियम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्शनल कर लेता है। और अब हम लोग कहीं भी क्रोमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 लिखेंगे, यह हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। इसके बाद सबका तो रूल के अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पे जब कॉपर के पास आप आओगे तो कॉपर के पास हो जाएगा 29 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मीन्स कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो कॉपर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन हो जाएगा 3d9 4s2, ये होगा। बट फिर यहाँ भी कॉपर अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने के पास मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अपने 4s के एक इलेक्ट्रॉन को 3d में शिफ्ट कर देता है, और ऐसा करने से 3d10 हो जाता है, मीन्स डी फुलफिल्ड हो गया। फुलफिल्ड होने से मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल होने से एटम का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ भी कॉपर अपने 4s के इलेक्ट्रॉन को 3d में ट्रांसफ़र करके 3d10 4s1 कर लेता है, और इस तरीक़ा से कॉपर के पास भी क्या आ जाता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कहीं भी कॉपर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हम लोग यही लिखेंगे 3d10 4s1। मीन्स हमारे 3d सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सबके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल के अकॉर्डिंग होता है, एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर। Chromium and copper have exceptional electronic configuration because half filled and full filled orbitals are more stable. ओके, तो यह हमारा हो गया 3D सीरीज। अब 3D सीरीज के बाद हम लोग 4D सीरीज एलिमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड सीरीज देखने जा रहे हैं। एक और बात है मैं बता दूं, 3D सीरीज में जो एलिमेंट्स हमारे रहते हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इससे बड़ा पॉपुलर होते हैं और इसको कई बार हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग के पीटी में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिकल बॉन्डिंग में, हर जगह इस्तेमाल होता है। इस वजह से हम लोग को याद रहता है। इसको याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है, बहुत टीडियस जॉब नहीं है, तो जनरली स्टूडेंट्स को याद रहता है। अब हम लोग 4D सीरीज़ को पढ़ते हैं। 4D सीरीज़ वह डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सीरीज़ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एटम के 4D ऑर्बिटल में इंटर करता है। इसमें 3D में इंटर कर रहा था, इसमें 4D में इंटर करता है। जैसे एट्रियम है 4D1, जिरकोनियम 4D2, इसमें 4D2, निबोमियम 4D3, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। मीन्स ये हमारे सेकेंड सीरीज में, जो हमारा सेकेंड सीरीज और 4D सीरीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल हो रहा है। कहाँ पे? 4D ऑर्बिटल में फिल होता है। अब इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं। हम लोग 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स को जनरली यूज़ नहीं करते हैं। ये हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इनका नहीं पढ़ना रहता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इन लोग का बहुत कम रहता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कई सारे एक्सेप्शन होते हैं जो आपको मैं अलग से बताऊँगा, लेकिन ये कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए जनरली याद नहीं रहता है। तो इनके लिए मैं एक बनाया हूँ फार्मूला, आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे मैं याद रखता हूँ। जैसे मैं एट्रियम यारी, जिरकोनियम के लिए जरा, निबोमियम के लिए निभा, मोलिब्डेनम के लिए मौत, टिटेनियम के लिए तक, रुहिडियम के लिए रुकावटें, रोहोडियम के लिए राह,
पीडी के लिए, प्लेटिनम के लिए परे, सिल्वर के लिए आग, सीडी के लिए कूदना। मीन्स बोल दे रहा हूँ एक साथ में, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह परे तो आग में कूदना। मीन्स यारी मीन्स मुझे ऐसे याद नहीं है ऐसे एलिमेंट्स का सीरीज, लेकिन इस तरह से मुझे याद है। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह परे तो आग में कूदना। यारी एट्रियम के लिए, जरा जिरकोनियम के लिए, निभा निवोमियम के लिए, मौत मोलिब्डेनम के लिए, तक टिटेनियम के लिए, रुकावटें आर्यूग्रुथिलियम के लिए, राह रोहोडियम के लिए, परे तो प्लेडियम के लिए, आग में सिल्वर के लिए, आग में आग एजी के लिए आग में, सीडी कैडमियम के लिए कूदना। इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह परे तो आग में कूदना। अब ये हमारा है 4D सीरीज एलिमेंट। इसको याद रखने का बेस्ट मेथड है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, इस तरह से इजीली याद रख भी सकते हो। अब है 3D सीरीज, थर्ड सीरीज और 5D सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो थर्ड सीरीज हैं, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 5D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एक एक करके। जैसे लैंथेनम है, लैंथेनम में 5D1 है और लास्ट में मरकरी है, यहाँ पे 5D10 है। अब इसका फर्स्ट नंबर लैंथेनम है, लास्ट में मरकरी है। इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे याद रखते हैं, इसके लिए भी मैं बनाया हूँ। ला लैंथेनम, ला है तो ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता समझते हो ना। हफ्ता होता है जो मतलब गुंडा बदमाश जो वसूली करता है कि इसे मतलब इलीगल जो वसूली होता है, टॉर्स मतलब एक्सटॉर्शन मनी जो इसको बोलते हैं, वो हफ्ता कहलाता है। फिल्मों में तुम लोग देखता होगा, हफ्ता वसूलता है गुंडा करके। तो ला हफ्ता, ला लैंथेनम से ला हप टी से ता, ला हफ्ता, वरना रे उसामा से, ऑस्मियम से उसामा से, इरिडियम से इधर, पीटी पिटवाऊंगा गोल्ड से, और एजी का हंगामा होगा। मीन्स एक साथ मैं बोल दे रहा हूँ, ला हफ्ता वरना रे उसामा से, इधर आयर से इधर, पीटी का पिटवाऊंगा, एयू का, और एचजी का हंगामा होगा। ला हफ्ता वरना रे उसामा से, इधर पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। तो इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हो। अब हमारा लास्ट में आता है 4th सीरीज और 60 सीरीज। 60 सीरीज और 4th सीरीज डी ब्लॉक का कंप्लीट नहीं है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मैन मेड एलिमेंट है जिनका केमिस्ट्री हम लोग को बहुत कम पता है, इसलिए 4th सीरीज को हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। इसको इनकम्प्लीट सीरीज बोलते हैं और इसको स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग को बेसिकली करना है 1st सीरीज 3D 4D एंड 5D सीरीज का ही स्टडी करना है। इसमें भी सबसे ज़्यादा हमें 3D सीरीज का ही स्टडी करना है। ओके, अब यहाँ एक और बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वो यह है कि अगर जितने भी हमारे सीरीज है, मीन्स 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, सबका जो लास्ट मेंबर है वो है, उसका है जिंक, इसका है सेकंड का है कैडमियम और थर्ड का है हमारा मरकरी। ये लास्ट मेंबर मीन्स हमारे पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक 3D10 4s2, कैडमियम 4D10 5s2, उसके बाद मरकरी Hg 5D10 6s2। ये तीनों ही एलिमेंट डी ब्लॉक के तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होने वाला। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने के पीछे रीजन यह रहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वेरिएबल वैलेंसी होता है। ये वेरिएबल वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो वेरिएबल वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डी ऑर्बिटल का इनकम्प्लीटली फिल्ड होना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ
डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जैसे हमारा कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, आप मैग्नीज भी ले सकते हो। मैग्नीज का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन 3d5 4s2 होता है मैग्नीज का। वैसे नॉर्मली हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल कहलाता है और आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के पहले जितना भी सेल रहता है सब में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड रहता है हमारे एस और पी ब्लॉक में। बट डी ब्लॉक में क्या होता है, इन द केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट सेल तो है, उसके जस्ट पहले वाला जो सेल है उसके डी सब सेल फुलफिल नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीज में देखो 3d5 है, फुलफिल नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इनर डी ऑर्बिटल्स मीन्स आउटर मोस्ट सेल के जस्ट पहले वाला सेल मीन्स सेकेंड आउटर मोस्ट सेल का डी सब सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारा यह डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन को भी बॉन्डिंग में यूज करता है। जब डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा तो वैलेंसी डेफिनेटली क्या होगा, वेरिएबल होगा। जैसे हमारा मैग्नीज आउटर मोस्ट सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, मीन्स +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, प्लस भी शो करता है, +7 भी शो करता है। मीन्स हमारा मैग्नीज एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक वाला तो बहुत कम होता है लेकिन कहा जाता है वो भी होता है, बट कॉमनली 2 होता है। आउटर मोस्ट सेल के बोथ इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में भी इस्तेमाल करता है, फिर डी के इलेक्ट्रॉन को भी बॉन्डिंग में इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से मैग्नीज के पास वेरिएबल वैलेंसी आ गया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। दिस इज नॉट फॉर ओनली मैग्नीज एटम, मैग्नीज एलिमेंट, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वेरिएबल वैलेंसी होता है, उनके वेरिएबल वैलेंसी के वजह से ही उनका प्रॉपर्टीज, उनका कैरेक्टर चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज एंड इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल के वजह से ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। अब बारी आता है इन तीनों पे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। दे बिलोंग टू डी ब्लॉक मीन्स दे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं बट ट्रांजिशन नहीं है। क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी दे हैव फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक, कैडमियम, मरकरी they are D block elements, they are D block elements but not transition elements because they have fulfilled d orbital in ground state as well as in most common oxidation state, most common oxidation state, राइट। तो आप देख लो, जिंक का कॉमन ऑक्सीडेशन 2+ होता है,
यहाँ भी 3d10 है, फुलफिल्ड है। कैडमियम का मोस्ट कॉमन कैडमियम 2+ होता है, यहाँ 4d10 है, इसका फुलफिल्ड है। मरकरी का मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट Hg2+ होता है, यहाँ भी क्या है जी 5d10 फुलफिल्ड है। तो इस तरीक़ा से ये लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। बट ये बताने के बाद कई बार स्टूडेंट्स बोलता है कि सर उस तरीक़ा से तो कॉपर का भी डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड रहता है, मीन्स कॉपर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है 3d10 4s1, तो कॉपर को भी होना चाहिए नॉन ट्रांजिशन, लेकिन नहीं, कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज copper 2+, and in the form of copper 2+, d subcell of copper 2+ is not fulfilled। यहाँ पे जैसे ही copper 2+ होगा d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, मीन्स कॉपर अपने d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है, इसलिए कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ। ओके, तो इस तरीका से बेसिक था ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कैसे कैसे टाइप हुआ। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फ़ायदे में रहिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि क्या कंटेंट है। और इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ और वादा कर सकता हूँ आपसे कि हमारा वीडियो देखिएगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा और सब कुछ ऑथेंटिक होगा। ये नहीं कुछ कुछ हो गया, प्रॉपर वे में होगा। आप पढ़िए और दूसरे को बताइए भी। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज थोड़ा पढ़ लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है n-1 d1 to 10 ns2। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको एस और पी ब्लॉक से अलग करता है, जिसके वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स पॉपुलर है, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से, डी ऑर्बिटल के इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से डी ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से बहुत सारा फिनोमेना हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट शो करता है। अब उसमें चलते हैं। सबसे पहला मेटालिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटालिक लस्टर शो करता है। ये तो नेचुरल है, ये तो सभी मेटल का कैरेक्टर है, उनके पास मेटालिक लस्टर होता है क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पूरे उनके क्रिस्टल में मूवमेंट करता है, जिसके वजह से उनके पास मेटालिक लस्टर होता है। ये हो गया। उसके बाद सेकेंड है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टाइलिटी एंड मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाई मेल्टिंग पॉइंट, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। देखो जी, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे मैं आयरन यहाँ पे ले रहा हूँ, आयरन Fe का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 3d6 4s2। आप 3d6 को देखो, डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होता है। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक एक करके इंटर करेगा, फिर पेयरिंग होगा। तो हमारे इस आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। हमारे एटम के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके एलिमेंटल स्टेट में, जैसे ईच आयरन एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन का जब एलिमेंटल स्टेट लोगे, मीन्स अगर आयरन अपने एलिमेंट के फॉर्म में है तो वहाँ पे होता क्या है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 आयरन एटम आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक तरह से पेयरिंग कर लेता है और कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। मीन्स मेटालिक स्ट्रक्चर में, एलिमेंटल फॉर्म में हमारे ट्रांजिशन मेटल के पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उतना इंटर एटॉमिक बॉन्ड फॉर्म करेगा।
जितना इंटर एटॉमिक बॉन्ड फॉर्म करेगा उतना ही बॉन्ड उसका स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा हमारा ट्रांजिशन मेटल हार्ड होगा, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, उतना ज़्यादा उसका डक्टाइलिटी होगा, उतना ज़्यादा मैलिएबिलिटी होगा। हालांकि मैलिएबिलिटी इससे रिलेटेड नहीं है, मैलिएबिलिटी एक अलग प्रॉपर्टी है जो सभी मेटल शो करता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, यह तीनों तो टोटली डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर पे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंटर एटॉमिक बॉन्ड होगा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा मेटल होगा। और इसका प्रूफ यह है कि यही वजह है कि आयरन काफ़ी हार्ड होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आयरन का आप तोड़ो, हाथ से तो बड़ा मुश्किल है, वो आप ही को तोड़ देगा, पूरा हाथ आपका छिल जाएगा। लेकिन अगर आप जिंक को देखो, जिंक Zn, जिंक, अगर आप जिंक की बात करते हो, जिंक के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंक के पास एक भी नहीं है, जिसकी वजह से जिंक का इंटर एटॉमिक बॉन्ड काफ़ी वीक होता है। और यही वजह है कि जिंक को आप आराम से हाथ पकड़ के से क्रश कर सकते हो, जिंक को क्रश कर सकते हो, लेकिन आप आयरन को क्रश करने जाओगे तो आप ही को क्रश कर देगा। क्यों? क्योंकि आयरन का इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा इंटर एटॉमिक बॉन्ड होगा, उतना ही ज़्यादा वो हार्ड होगा, उतना ही ज़्यादा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज़्यादा उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब डक्टाइलिटी और मैलिएबिलिटी तो जनरल प्रॉपर्टी है मेटल का, जो यहाँ भी है सबके पास है। हालांकि जिंक हमारा काफ़ी डल होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज़्यादा डिलोकलाइज नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसलिए जिंक के पास बहुत बढ़िया लक्ष्चर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रहता है, मेटल है तो मेटालिक लक्ष्चर होगा ही। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि मेटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहता है जो क्रिस्टल में मोबाइल रहता है, जिसकी वजह से मेटल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, जो यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मीन्स हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं दुनिया में, जितने भी मेटल्स हैं, उसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि 3410 भी लिखा जाता है, बट कॉमन है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि हमारा मेटल ही एक है मरकरी, और वो भी डी ब्लॉक मेटल है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लिस्ट होता है। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट लिस्ट होता है मरकरी का, और रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो मरकरी के मेल्टिंग पॉइंट लिस्ट होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है उसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है वही बात, मरकरी के अंदर एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जिससे उसका इंटर एटॉमिक बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, और फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने ही प्रॉपर्टीज़ है, वेरिएबल वैलेंसी हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस वजह से है? तो उसके पास डी ऑर्बिटल का इनकम्प्लीट फील्ड होना, मीन्स ट्रांजिशन मेटल्स में डी ऑर्बिटल्स का इनकम्प्लीट फील्ड होना ही रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, दिमाग में रखने वाली बात है। एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, डी ऑर्बिटल के इनकम्प्लीटली फील्ड होने से ही सब कुछ होता है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। अब एक और पॉइंट यहाँ पे है, दे हैव ए स्ट्रक्चर लाइक BCC, CCP, HCP, ये सब सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हो। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यह है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यह बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है, और यह है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यह है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये सब स्ट्रक्चर्स हमारे मेटल्स का रहता है। एक्सेप्शन के तौर पे हमारा है जिंक, कैडमियम, Hg एंड Mn। इन लोग के पास टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, इनके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, इनके पास टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर है, जो एक्सेप्शन है। इसके अलावा अब
जब इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो एटम्स काफ़ी करीब होगा, तो डेंसिटी भी हाई होगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारा होता है 5D सीरीज एलिमेंट्स का, ऑस्मियम का, इरिडियम का। ऑस्मियम का डेंसिटी होता है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इरिडियम का होता है डेंसिटी 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेटा में बात करोगे तो इरिडियम का स्लाइटली ऑस्मियम से ग्रेटर होता है, बट दोनों का डेंसिटी एक ही जैसा होता है। यह वेरी हाई डेंसिटी है। आप डेटा देख करके आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं, फुटबॉल जो हमारा होता है सॉकर बॉल, फुटबॉल के साइज़ का अगर आप इरिडियम और ऑस्मियम का एक बॉल बनाओगे तो उसका वेट होगा 320 kg के आसपास। मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो कि इनका डेंसिटी कितना ज़्यादा होता है। मीन्स इनका इतना साइज का जो बॉल होगा, इतना साइज का, वो 1 kg का हो जाएगा। ये वेरी हेवी एलिमेंट्स है, इनका डेंसिटी वेरी हाई होता है। अब इसके बाद दे फॉर्म पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो क्लियर सी बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। मैं आप सबको आगे पढ़ाऊंगा कि कंपाउंड्स के कलर्ड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन के लिए कंडीशन होता है डी ऑर्बिटल का इनकम्प्लीटली फिल्ड होना, और हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। इसी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम कंपाउंड जो फॉर्म करता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, वो कलर्ड फॉर्म करता है। ओके, तो ये सब एक जनरल प्रॉपर्टीज हुआ हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब इस जनरल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे हैं, जैसे 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता रहता है। 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर, इसी दो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। लेकिन जब हम लोग हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारा एक्सेप्शन आ जाता है। 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्लाइट एक्सेप्शन है, 5D सीरीज वाले में भी है। तो वो जो एक्सेप्शनल है वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ और उसको हम लोग समझते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो देखो जी, 4D सीरीज शुरू करता हूँ मैं। निबोमियम, ऐसे तो 4D सीरीज शुरू होता है एट्रियम से, लेकिन निबोमियम से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो जाता है। निबोमियम का एटॉमिक नंबर 41 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, यहाँ तक तो हो गया। जिंक का 30, इसके आगे 4p6 36 हो गया। 4p के बाद क्या आएगा जी 5s, लेकिन 5s से पहले क्या फिल होगा 4d, मतलब 5s से पहले 4d लिखेंगे हम लोग। तो 4p के बाद हुआ 4d, 4d के बाद 5s, तो 5s पहले 5s फिल होगा, फिर 4d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि 4d और 5s में एनर्जी ज़्यादा किसका होगा 4d का होगा। तो 4s 5s में 2 में कर दिया, 4d की एनर्जी 5s से ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले 5s में जाएगा, उसके बाद 4d में जाएगा। देख लेता हूँ, यहाँ तक 30 हुआ, 36 हो गया, 38 हो गया, बचा कितना जी 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 41 है, तो 4d में 3 रख दिया, तो ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शनली निबोमियम अपने 5s के एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है 4d में, और 4d4 हो जाता है, और यहाँ पे 5s1 हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए क्रोमियम में तुम लोगों को मैं बताया था, तो क्रोमियम में तो इसलिए होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्रोमियम के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। डी में जब 3 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो हाफ फील्ड नहीं है, मीन्स स्टेबल नहीं है, और डी में जब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तब भी हाफ फील्ड नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो फिर यहाँ ऐसे क्यों होता है? तो यहाँ ऐसा होता है, इसका कोई उस तरह से प्रॉपर रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी एक ज़बरदस्ती का रीज़न है। कहा जाता है कि जब एटॉमिक नंबर हायर होने लगता है तो आउटर मोस्ट सेल जो हमारा रहता है एस सबसेल, आउटर मोस्ट सेल का एस सबसेल, आउटर मोस्ट एस के मतलब आउटर मोस्ट सेल के एस सबसेल पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है, इसलिए आउटर मोस्ट एस सबसेल फुलफिल्ड से ज़्यादा स्टेबल हाफ फील्ड के फॉर्म में रहता है। इसलिए 5s2 से बदले के बदले क्या हो गया 5s1 हो गया।
हालांकि ये बहुत परफेक्ट रीज़न नहीं है, ये परफेक्ट रीज़न नहीं है, लेकिन यही एक रीज़न है। चूँकि ट्रूथ तो यह है कि जब एटॉमिक नंबर बड़ा होने लगता है, मीन्स एटम का साइज बड़ा होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने लगता है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंट होने लगता है, डिफ्यूज होने लगता है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोलिंग कम होने लगता है। जब कंट्रोलिंग कम होने लगता है तो फिर उसका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो फैमिली जब बहुत बड़ा होने लगता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होने लगता है, सब लोग इधर उधर करने लगता है। वही सिचुएशन यहाँ भी है। एटॉमिक नंबर बहुत हाई होने पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल पूरी तरह से हर जगह फॉलो नहीं होता है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेज आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चेंज है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निबोमियम के केस में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, और यह एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 5s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर 4d में आ जाता है, और ऐसा होने से 4d4 हो गया, 5s1 हो गया। तो यहाँ पे रीज़न कुछ खास नहीं है। रीज़न यही है कि यहाँ पे कहा जाता है, एक तरह से बोलो तो ज़बरदस्ती का रीज़न होगा कि बोलते हैं हम लोग कि 5s मीन्स एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने पे आउटर मोस्ट सेल का एज सब सेल फुल फील्ड से ज़्यादा स्टेबल हाफ फील्ड के फॉर्म में लगा रहता है। बहुत ज़्यादा इस बात सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। सच्चाई यह है कि यह एक्सेप्शनल है। निबोमियम के बाद आगे क्या होगा, तो हम लोग को सीरीज याद होना चाहिए 4d का, तब याद रहेगा ऐसे, यारी, जरा, निभा, मौत। तो इसके बाद मॉलिब्डेनम आएगा मौत में। मॉलिब्डेनम का टुकड़ा होता है 42। यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो इस बार हो जाएगा 4d5 5s1। मॉलिब्डेनम के बाद अगला स्ट्रिक दे रहा हूँ, इस पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यारी, जरा, निभा, मौत तक, टिटेनियम 43। इस केस में एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो इस बार इस डी में 5 ही रह जाएगी, क्योंकि डी में जो 5 है तो स्टेबल है, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 5s2। तो टिटेनियम के पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए इस पर स्टिक नहीं देंगे। हालांकि एनसीईआरटी बुक में गलत लिखा हुआ है, और भी कई जगह भी गलत लिखा हुआ है। टिटेनियम के बाद आगे यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावटें, तो रुथिलियम होगा 44। यहाँ भी यहाँ तक वही रहेगा। अब इसमें क्या है कि इस केस में रहता है, जैसे ही आप आइएगा रुथिलियम के पास तो 4d 5s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले इसका आ गया तो 4d6 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ गया तो 4d7 हो जाएगा। इसे यहाँ पे देख लो, लिख दे रहा हूँ मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d 5s2। तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ, या 36 हो गया, या 38 हो गया, तो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो हम लोग 4d में 4d6 लिख देंगे। लेकिन मैं बताया हूँ कि 5s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चला जाता है 4d में, तो यहाँ 5s1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4d6 के बदले क्या हो जाएगा, 4d7 हो जाएगा। एक्सेप्शन हो गया है अभी। उसका मतलब रोडियम RH 45, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ हो जाएगा 4d8 5s1। उसके बाद आएगा प्लेडियम 46, यहाँ से यहाँ तक सेम 4d, प्लेडियम तो हद कर देता है, 4d9 5s1 होना चाहिए, तो 5s1 के इलेक्ट्रॉन को भी ले लेता है और 5s ख़त्म कर देता है, मीन्स यहाँ पे हो जाता है 4d10। प्लेडियम के केस में होना चाहिए था 4d9 5s1, तो 5s के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है यह, और 4d तुम्हारा 4d10 हो जाता है, राइट। इसके बाद सिल्वर है Ag 47, यहाँ तक सेव रहता है, 4d10
5s1, ये सिल्वर का हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस तरीका से 4d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यह था। अब हम लोग 5d सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे। तो देखो जी, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखो, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको लिखते कैसे हैं ये भी सीखना ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं लिख करके बता दे रहा हूँ। यहाँ तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, यहाँ तक 30 एटॉमिक नंबर तक हो गया। इसके बाद 4s के बाद 4p6, उसके बाद 4p के बाद 4d10, 5s2, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक क्या, यहाँ तक 30 हुआ। 30 के बाद ये हो गया आपका 10, 40, 40 के बाद 48 हो गया यहाँ तक। अब 5s के बाद क्या आएगा, 5p6, 5p के बाद आपके 48 के बाद 6 हो गया, कितना हो जाएगा 54। इसके बाद 5p के बाद 6s, लेकिन 6s से पहले फिल होगा 6s से पहले का ऑर्बिटल है 5d, और 5d से पहले का है 4f। 4f और 5d में एनर्जी अगर आप देखोगे तो 4f की एनर्जी कम होगा। n प्लस एल रूल से चेक करोगे तो 4f और 5d, इसका n हुआ 4, इसका l हुआ 3, दोनों का सम हो गया 7। इसका n हुआ 5, इसका l हुआ 2, दोनों का सम हो गया 7। जब n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है एनर्जी। तो 4f और 5d में एनर्जी ज़्यादा किसका होगा, 5d का होगा, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, फिर 5d में। तो 4f में 14 हो गया। तो यहाँ तक हुआ था 54, 54 में 14 ऐड कर दीजिए, 54 में 4 ऐड करोगे तो 58 हो जाएगा। 58 में 10, 68, यहाँ तक हो गया 68। अब 6s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 68 में 70 हो गया। अब बचा कितना, 8, तो हम लोग 8 रख देंगे 5d में, 8। लेकिन फिर यहाँ एक्सेप्शनल होता है, 6s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चला जाता है 5d में, और ये हो जाता है 5d9 6s1। तो यह हमारा है प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको प्लैटिनम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिमेंबर रखना होगा, 5d9 6s1। प्लैटिनम के बाद आता है गोल्ड, इसका होता है 79। तो गोल्ड में तो यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, लास्ट में कॉल फर्क आएगा, 5d10 हो जाएगा 6s1, राइट। तो यह हुआ गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीका से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था वो। अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एनर्जी ऑफ मतलब एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका वीडियो होगा। उसके बाद वाले वीडियो में मैं उसके आगे की बात बताऊंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, और इस तरह से आगे बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।